नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम ईरान क्राइसिस के बारे में। आपको पता ही है कि ईरान में इस समय बहुत ही व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ अमेरिका उस पर निगाहें गड़ाए हुए है और अमेरिका चाहता है ईरान को कैसे भी करके अपने शिकंजे में कसने के लिए। ईरान संकट क्या है, इसकी वजह क्या है और अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, और हर चीज़, हर एक पहलू पर हम नज़र गड़ाएंगे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। ईरान में घरेलू संकट लगातार बढ़ रहा है। जनता और वहाँ के व्यवसायियों के अंदर सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने की मंशा बिल्कुल साफ देखी जा रही है और सैकड़ों की संख्या में रोजाना विरोधियों की, यानी कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की मौत हो रही है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियां आ रही हैं। ईरान में गहराती अशांति ने अमेरिका और इजरायल के बीच एक साफ रणनीतिक अंतर को सामने ला दिया है। दोनों देश ईरान पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके मकसद अलग अलग हैं और इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में शामिल एक भारतीय को भी फांसी देने की बात निकल के सामने आ रही है कि उसको फांसी दे दी जाएगी। तो क्या उसको फांसी दी गई या नहीं दी गई, उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका इस संकट का इस्तेमाल ईरान को फिर से परमाणु समझौते की बातचीत में लाने के लिए करना चाहता है। वहीं इजरायल इसे ईरान के मौजूदा नेतृत्व को हटाने का सुनहरा मौका मिल जाता है मान रहा है और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ईरान में भारी महंगाई और करेंसी की गिरती वैल्यू ने विरोध का दायरा लगातार बढ़ाया है। ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, ये काफ़ी समय से भरा पड़ा था और यह गुस्सा शहरी गरीबों तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे मिडिल क्लास और बाजार से जुड़े लोगों में भी शामिल हो गया है। त्रिगुणायत ने कहा है कि करेंसी में भारी गिरावट ने बाजारियों और मिडिल क्लास को भी विरोध में खड़ा कर दिया। सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी और अस्थायी राहतें भरोसा लौटाने में नाकाम रही हैं। अभी ईरान में जो स्थिति चल रही है, यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों का गुस्सा अब सिर्फ आर्थिक परेशानियों तक सीमित नहीं है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मौजूदा शासन हालत को संभाल सकती है या नहीं। आपको बता दें कि इन विरोध प्रदर्शनों को काफ़ी हद तक अमेरिका और इजरायल ने भी हवा दी है। दोनों ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करे, जबकि ईरान कह रहा है कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इजरायल इस अशांति को ऐसा मौका समझता है जो वहाँ के नेतृत्व को हटाने के लिए एक अनुकूल वातावरण मानता है। उन्होंने ईरान इजरायल टकराव को दोनों तरह की पागलपन भरी सोच से भरा संघर्ष माना कि ये दोनों अगर आपस में लड़ते हैं तो इससे एक बड़ा जो तबका है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका का जो नज़रिया है काफ़ी व्यवहारिक है और आपको ये भी बता दें कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों ने हालात को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। आपको दुनिया में चल रही चर्चाओं के बीच ले चलते हैं। आपको बता दें कि ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर दुनिया भर के नेता इस संभावना से जूझ रहे हैं कि इस्लामिक गणराज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है, यानी कि जो एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, उसे समाप्त करके एक नई पद्धति वहां पे लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह घटना वैश्विक भू राजनीति और ऊर्जा बाजारों को बदल देगी। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इससे इस इस्लामी शासन का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इसका संकट गंभीर रूप से देखा जाएगा, लेकिन उसका अंतिम रास्ता अभी तय नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा और बेरोजगारी को लेकर 28 दिसंबर को ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन और मौलवी सिस्टम में पूरी तरह बदलाव की मांग कर रहे हैं और चील की तरह निगाह लगाए अमेरिका और
इसके विरोधी देश ये चाहते हैं कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए और बदलाव की मांग बढ़ रही है, जिसने 1979 की क्रांति में राजशाही को सत्ता से हटाने के बाद से ईरान पर शासन किया है। आपको बता दें कि ईरान के जो अधिकारी हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक इस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि रोजाना 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। पेरिस में साइंसेज पो सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर हैं निकोल ग्राजेस्की। उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया है कि यह संकट किस दिशा में जाएगा यह अभी साफ नहीं है। खामनेई शासन को लेकर उन्होंने कहा कि यह साफ तो नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों से लीडरशिप हटेगी या नहीं, लेकिन इस बातचीत में वो ईरान के दबाव वाले सिस्टम की गहराई और मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं कई और प्रोफेसर ने दावे किए। अगर उनकी हम मिलीजुली राय को देखें तो वो लोग ये मानते हैं कि शासन का पतन होने वाला है। हालांकि ये आकलन सही है या नहीं है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन ईरानी शासन आज घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर पहले से कहीं अधिक कमजोर हो चुका है। ईरान को ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनियां, अगर वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है तो अमेरिका हमला करेगा, ये कोई आम बात नहीं है। दुनिया की एक ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो शायद लोकतंत्र से हटती हुई नजर आ रही है, लोकतंत्र से चुनी हुई एक सरकार अमेरिका की, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, जो कुछ महीनों पूर्व दुनिया में शांति का नोबेल मांगते हुए थक नहीं रहे थे कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। दुनिया में उन्होंने युद्धों को रोका है और जैसे ही नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है और उन्हें ये नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है, उसके बाद उन्होंने अपने मुखौटे के पीछे छिपे हुए चेहरे को बाहर निकाला और फिर से अहिंसा का राह अपना लिया। आपको बता दें कि सेना भी इस पर नज़र रख रही है और कुछ ठोस विकल्पों पर विचार कर रही है कि यहाँ पे क्या करना होगा। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में दिसंबर माह से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन कुछ ही दिनों में राजधानी समेत अन्य बड़े शहरों में पहुंच चुके हैं। इससे पहले ईरान में 2022-2023 का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। सितंबर 2022 में धार्मिक मामलों की पुलिस ने ईरानी महिला महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था। उससे पहले 2009 में भी विवादित चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। आपको बता दें कि 1979 में इस्लामिक क्रांति के जरिए अयातुल्ला खोमेनी ने शाह रजा पहलवी को हटाकर ईरान की सत्ता पर कब्जा किया था। खोमेनी के निधन के बाद से खोमेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद काबिज कर लिया या हासिल कर लिया। वह इस पद पर लाइफ टाइम रहने वाले हैं और बीते 46 वर्षों से ईरान के लोग इस शासन को झेल रहे हैं। अब ये बदलाव की ओर आंखें गड़ाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। वे देश में पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लाना चाहते हैं। 46 साल बाद यहाँ ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लग रहा है कि खामनेई की सत्ता जा सकती है। ईरान में 1779 में हुई क्रांति के अगुआ रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद से खामनेई ने यह जिम्मेदारी संभाली है। खामनेई हमेशा की तरह सख्त लहजे में विरोध प्रदर्शनों की निंदा की। ईरानी पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही कर रही है। इससे यह संकेत मिला कि सत्ता फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है, आर पार के मूड में दिखाई दे रही है और इतना आसान नहीं है कि सब कुछ शांत हो जाए। ईरान का यह व्यक्ति जो 26 साल का है और इसे फांसी दी जाने की चर्चा चल रही है, इस प्रदर्शनकारी का नाम इरफान सोल्तानी है। इरफान सोल्तानी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सुल्तानी के परिवार का आरोप है कि उन्हें न तो गिरफ्तारी की जानकारी दी गई और न ही कोर्ट की तारीखों के बारे में बताया गया। परिवार को सिर्फ इतना बताया गया है कि इरफान सोल्तानी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। परिवार को बताया गया कि वे उनसे एक बार ही मिल सकते हैं। मिलने की समय सीमा सिर्फ 10 मिनट तय की गई है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को ईरान विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था।
उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन पर मोहरेबेह यानी भगवान के खिलाफ दुश्मनी का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने उन्हें 14 जनवरी को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था। ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा एक नजीर पेश करने के लिए दी जा रही है, ताकि बाकी प्रदर्शनकारियों के मन में सत्ता का डर हो, भय हो, वो उनके अंदर घुस जाए, समा जाए। ईरानी अधिकारियों ने सुल्तानी के परिवार को किसी से भी बात न करने की चेतावनी भी दी है। उन्हें धमकी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो परिवार के और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुल्तानी को गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर फांसी दिए जाने की घटना से दुनिया में ईरान को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे विरोध की आवाज को दबाने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की हत्याओं का इस्तेमाल असंतोष को कुचलने के लिए किया जा रहा है। ईरान में जो महंगाई है, ईरानी मुद्रा में भारी अवमूल्यन के खिलाफ व्यापारियों ने जो प्रदर्शन शुरू किया है, यह प्रदर्शन अब वहां के पूरे देश को खोखला कर रहा है। 280 जगहों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। कार्रवाई में अब तक 2500 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये दुनिया के लिए कोई आम बात नहीं है और उस देश को नष्ट करने के लिए अमेरिका इस समय तैयारियां कर रहा है। कई सारे लोग, कई मानवाधिकार समूह नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान, जिसे NUFD कहते हैं, ने भी सुल्तानी की फांसी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है। NUFD ने कहा है कि सुल्तानी का एकमात्र अपराध ईरान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना था और ये आवाज़ उठाना उसे कहीं ना कहीं मौत के मुंह में ले जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान किल स्विच शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसमें स्टार लिंक को बंद करने के लिए इस्तेमाल में लिया गया। इसे आसान शब्दों में समझे तो ईरान ने सीधे स्टार लिंक के सर्वर को नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीकों को ही अपना टारगेट बना लिया, जिसके बाद स्टार लिंक यूजर टर्मिनल और सैटेलाइट के बीच GPS बेस्ड लोकेशन और फ्रिक्वेंसी सिग्नल के जरिए कनेक्शन नहीं बना पाए। ईरानी एजेंसियों ने इन्हीं सिग्नल्स को जाम कर दिया, जिससे टर्मिनल सैटेलाइट से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। इस प्रोसेस में न तो तार काटे गए और न ही किसी टावर को गिराया गया। सिर्फ एक डिजिटल स्विच ऑन किया गया और सैटेलाइट इंटरनेट पूरी तरह से ठप पड़ गया। और ये वहाँ की एक टेक्नोलॉजी को बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। सरकार ने पहले मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद जब लोग स्टार लिंक की ओर शिफ्ट होने लगे तो स्पेक्ट्रम कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टूल्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट लिंक को ब्लॉक कर दिया गया। इसी कारण इसे वन क्लिक किल स्विच कहा जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम से पूरे एशिया में एक साथ इंटरनेट ब्लॉक किया जा सकता है। स्टारलिंक जो स्पेस एक्स की सर्विस है, जमीन पर मौजूद नेटवर्क पर डिपेंड नहीं है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी इसे सेंसरशिप से बचने का आखिरी रास्ता मान रहे थे। लेकिन स्टारलिंक को ब्लॉक करने के बाद प्रदर्शनकारियों का न सिर्फ आपसी में कॉन्टैक्ट टूट गया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक जानकारी पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। और इसीलिए अभी तक ये खबर नहीं निकल के आई कि क्या उसे फांसी की सज़ा दे दी गई या नहीं दे दी गई। मैं काफ़ी स्क्रॉल करके ढूंढने की कोशिश किया ये खबर बनाते बनाते, लेकिन मुझे आज 14 जनवरी की रात 10:30 बजे तक ऐसी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई कि जिसमें उसे फांसी की सज़ा दे दी गई हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि किसी भी देश में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भारत इन सब चीज़ों से सतर्क है और लगातार भारत में किसी भी अवांछनीय गतिविधि के लिए भारत तैयार बैठा हुआ है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन भारत के हालात फ़िलहाल ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दुनिया से अलग हैं। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो चुका है और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भले ही भारत में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, और रोज़गार की बात करना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत बड़े पैमाने पर है। भारत दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है और उसके यहाँ बेरोजगारी होना
कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। और इसी बेरोजगारी को अगर भारत सरकार किसी तरह से समाप्त करे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, लोगों को स्किल बनाए, स्किल्ड उनके अंदर लाए और लोगों की जो एजुकेशन है उसमें बदलाव करे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई छोटी मोटी बड़ी डिग्री ले लीजिए, फिर भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये मिलते हैं और आप हाई स्कूल इंटर पास करके भी काम करेंगे तो उतना रुपया कमा लेंगे। यानी कि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी हो रही है। इसलिए शिक्षण पद्धति में बदलाव किया जाए और लोगों को सेल्फ वर्क की तरफ बढ़ाया जाए, यानी कि खुद से करके कुछ ना कुछ पैसे कमाने की बात की जाए। फिलहाल जो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार उनको मदद भी कर रही है। और इतिहास में जो घटनाएं घट रही हैं, वर्तमान समय में दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, उन सारी चीज़ों से सबक लेते हुए भारत को इस पर आगे काम करना चाहिए। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो यहाँ से MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कर सके हम। यानी कि फेसबुक पर सुनने वालों के लिए इतना कहना चाहेंगे कि यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए MPS हिंदी मोहन पाठक सर डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा और उस पर आप फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।